हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग सोशलिज्म पढ़ रहे हैं। सोशलिज्म टॉपिक पीएसआईआर ऑप्शनल यूनिट 8 का पार्ट है। यूनिट 8 पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस यूपीएससी इनमें से ऑलरेडी पूछ चुका है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप थोड़े से देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और सिंस क्वेश्चंस भी बहुत ही रेपिटेटिव नेचर के रहते हैं, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि किन लाइन्स पर आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है, कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। तो सबसे पहला 1995 में क्वेश्चन आया था, पोस्ट मार्क्सियन डेवलपमेंट पर आया था। सोशलिस्ट थॉट का आपको पोस्ट मार्क्सियन डेवलपमेंट पे की बात करनी थी। फिर प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थ्योरी की भी बात की थी, 2015 का क्वेश्चन था। सोशलिज्म डिफाइन करने को बोला था और फेबियन सोशलिज्म के फीचर्स की बात की थी। तो सबसे पहले तो आप सोशलिज्म डिफाइन करोगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फेबियन सोशलिज्म भी हम डिस्कस करेंगे। प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थ्योरी भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ पोस्ट मार्क्सिस्ट थ्योरी भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक थिंकर है CLEM जोड, तो इनका एक थ्योरी है, सोशलिज्म इज़ अ मच यूज हैट हुज ओरिजिनल शेप नो वन कैन डिफाइन। क्योंकि सोशलिज्म को, इसका सिंपल मतलब है कि सोशलिज्म को हर एक पर्सन ने अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है। हर किसी के हिसाब से सोशलिज्म के अलग मीनिंग भी है। तो ये एक ऐसी हैट है जो हर कोई यूज़ तो करता है, बट उसकी ओरिजिनल शेप कोई डिफ़ाइन नहीं कर सकता। सबके अलग अलग ही मतलब है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से लोग देखते हैं। क्योंकि फिर एंटी कैपिटलिज्म के तौर पर सोशलिज्म को देखा जाता है 21st सेंचुरी में। तो ये एक टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। तो आपको ये समझ में आ गया कि सोशलिज्म को आपको किन लाइंस पर डिस्कस करना है। और भी जो भी प्रॉबेबल क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ सोशलिज्म हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और क्या क्या इसमें और एस्पेक्ट्स है, फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोशलिज्म की, ये सारे हम पढ़ने वाले हैं कि इनमें से भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप प्रिपेयर्ड रहोगे। तो ये सारे फीचर्स हैं जो हमें आगे डिस्कस करने हैं। अब एक चीज़ है यहाँ पर, ये लेक्चर PSIR ऑप्शनल कोर्स का पार्ट है। तो synopsisis.com, यहाँ पर आप वेबसाइट पर जाओगे, कोर्सेज़ में ऑप्शनल्स में आपको ये PSIR ऑप्शनल का कोर्स दिख जाएगा। तो कोई भी आपको डिटेल चाहिए आपको अबाउट दिस कोर्स, वो आप यहाँ से ले सकते हो। डेमो कंटेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट भी मिलेगी जो आप डाउनलोड करके रख सकते हो अपने पास। क्योंकि जैसे जो लोग अपने हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपेयर करो, सो दैट आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। पिछले 40 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से हमने ये पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है। ओके, तो पहले सोशलिज्म समझते हैं कि होता क्या है। तो ये जो वर्ड है सोशलिज्म, ये सोशियर वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू कंबाइन और टू शेयर। तो सोशलिज्म एक बहुत ही सिंपल लाइंस पर चलता है कि सभी के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और हर एक चीज़ का एक इक्विटेबल सोसाइटी पर बेस्ड है ये पूरा थ्योरी ऑफ सोशलिज्म। तो सोशलिज्म यहाँ पर क्या है, एक लेफ्ट विंग इकोनॉमिक फिलॉसफी है, एक मूवमेंट है जो कि एक इकोनॉमिक सिस्टम का एक बहुत बड़ी रेंज को एनकम्पास करती है। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक फिलॉसफी, एक मूवमेंट के तौर पर आप इसको देख सकते हो। तो जो कोर आइडिया सोशलिस्ट का, वो यही बिलीव करते हैं कि सभी रिसोर्सेज के शेयर्ड ओनरशिप होना चाहिए ताकि एक इक्विटेबल सोसाइटी बन पाए, और सेंट्रली प्लान्ड होना चाहिए ये पूरा सिस्टम ताकि हर एक को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिले। तो यहाँ पर क्या है कि सोशल ओनरशिप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ही अगर हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा कि एक सोशलिस्ट बेसिस पर एक स्टेट खड़ा हो जाएगा, और ये लोग प्राइवेट ओनरशिप को अपोज करते हैं। और यहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, जिसके अगर आप सोशल ओनरशिप की बात करते हो और अगर आपको सोशलिज्म पे जाना है, तो सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डोमिनेट करने पड़ेंगे। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़फुल रहती है। फॉर एग्जांपल मशीन्स है, टूल्स है, फैक्ट्रीज़ है, ये आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। क्यों? क्योंकि इनकी मदद से आप कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो जो कि आगे जाके आपकी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है। बहुत ही सिंपल मतलब है इसका। तो गवर्नमेंट का भी ये काम रहता है कि वो सोशलिस्ट सिस्टम में ये इंश्योर करती है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेलफेयर सिस्टम बनना चाहिए, सोशल सेफ्टी नेट बनना चाहिए, फूड से लेकर हेल्थ केयर तक, ताकि लोगों को इस चीज़ का अभाव नहीं होना चाहिए, खाने जैसी चीज़ को लेकर या हेल्थ केयर जैसी चीज़ को लेकर। मतलब ऐसी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उनका अभाव नहीं होना चाहिए लोगों को। तो ये डिटरमाइन करना भी गवर्नमेंट का ही काम है। ऐसे प्राइसेस स्पेशली जो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, तो वो चीज़ का तो अभाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा वेलफेयर सिस्टम, सोशल सेफ्टी लोगों की बना के रखना का काम होता है गवर्नमेंट का। और एक और फॉर्म ऑफ सोशलाइज प्रोडक्शन
होता है वो हो सकता है वर्कर कोऑपरेटिव्स का। तो एक थिंकर हैं जोसेफ ए शुम्पीटर, उन्होंने अपनी किताब है 1942 का इनका वर्क है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, उसमें इन्होंने सोशलिज्म को एक सोसाइटी की एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिफाइन किया था, जहाँ पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के जितने भी डिसीजंस होते हैं कि क्या प्रोड्यूस होना चाहिए और कैसे ये प्रोडक्शन जो है आगे जाएगा, किस किस के पास ये गुड्स मिलेंगे और ये कैसे आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ये सारे जो पूरा डिसीजन है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, ये गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, ना कि प्राइवेटली लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्राइवेटली ओन नहीं होती और फर्म्स के द्वारा भी मैनेज नहीं होती, गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के डिसीजन लेती है। तो बैकग्राउंड और एवोल्यूशन का इसकी बात करते हैं कि कैसे ये इवॉल्व हुआ था, इसका बैकग्राउंड क्या है। अर्ली सोशलिज्म का टाइम होता है, जहाँ पर सोशलिज्म बेसिकली अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशंस के टाइम से चलती आ रही है, जहाँ पर ट्राइबल और क्लैन बेस्ड सोशलिस्ट सोसाइटीज़ जो है वो साथ में काम करती थी और साथ में आपस में ये लोग फूड और सप्लाईज़ वगैरह ये सब प्रोड्यूस कर लेते थे, ताकि सभी लोगों के लिए इक्वली सारा खाना वगैरह और बेसिक चीज़ें सभी को मिल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी बंदा जो है वो उसके पास खाना नहीं है या कोई भी बेसिक नेसेसिटी नहीं है, तो सब लोग मिल बांट कर काम करते थे और ऐसे ही चलता है। आज के भी ट्राइबल एरियाज़ में इसी टाइप से काम होता है, ऐसे ही चलता है, लोग आपस में मिल के ही काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो, जैसे एरिस्टोटल और प्लेटो की भी जो वर्क था उसमें भी आप सोशलिस्ट थॉट के कुछ एलिमेंट्स देख सकते हो। इनफैक्ट उनकी पॉलिटिक्स में भी आपको देखा जाएगा। रिपब्लिक जो इनका वर्क है, तो उसमें भी आप एक कलेक्टिव सोसाइटी का जो आइडिया है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट थॉमस मोर है, उनका जो यूटोपिया है उसमें बहुत ही प्लेटोनिक आइडियल्स मिलते हैं। यूटोपिया बेसिकली उस बेसिस पे होता है कि इमेजिनरी आइलैंड है, ठीक है, और जहाँ पर जितने भी लोग हैं वो साथ में मिल के रहते हैं, साथ में काम करते हैं, कम्युनली काम करते हैं। तो यूटोपिया बेसिकली हैप्पीनेस ऑफ मेजॉरिटी लोगों की हैप्पीनेस पर बेस्ड है, उसी टाइप का ये कंसेप्ट है यूटोपियन कंसेप्ट, जहाँ पर सभी की भलाई होना चाहिए। बहुत ही आइडियलिस्ट स्टेट है, इसमें सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। तो थॉमस मोर ने यूटोपिया में अपना ये जो प्लेटोनिक आइडियल्स है उसको डिपिक्ट किया है, इनका वर्क है जो। अब मॉडर्न सोशलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो 1820s 1830s का टाइम होता है, जहाँ पर सोशलिज्म जो है वो एक कैपिटलिज्म के ऑल्टरनेटिव के तौर पे इमर्ज होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऐसा टाइम था जहाँ पर लोगों ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया था, स्पेशली वर्किंग क्लास के लिए एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था। तो इसी वजह से सोशलिज्म को इमर्ज होना पड़ा कैपिटलिज्म के ऑल्टरनेटिव के तौर पे, ताकि वर्किंग क्लास के लिए एक इम्प्रूव्ड लाइफ प्रोवाइड की जा सके, एक बेटर लाइफ वर्किंग क्लास को हम लोग दे सके। तो बहुत सारे ऐसे सोशलिस्ट थे जो कि जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आए पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को क्रिटिसाइज़ किया था, जैसे लुइस ब्लैंक, चार्ल्स फॉरियर, चार्ल्स हॉल, रॉबर्ट ओवन वगैरह बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे। तो 1864 में पहला इंटरनेशनल जो है वो लंदन में फाउंड हुआ था, जहाँ पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी बेसिकली, जो कि इस चीज़ में काम करती थी कि अलग अलग जो लेफ्ट विंग सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, अनार्किस्ट ग्रुप्स हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, जो कि वर्किंग क्लास और क्लास स्ट्रगल पर बेस्ड है, उन सबको साथ में लाके और हमें कलेक्टिवली सोशलिज्म पर काम करना चाहिए। तो 20वीं सेंचुरी सोशलिज्म का अब टाइम आता है जहाँ पर सोवियत यूनियन बनती है, जो कि पहला ऐसा इंसिडेंट था ह्यूमन हिस्ट्री का जहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई थी जो कि क्लास एक्सप्लॉयटेशन से फ्री थी। पूरी सोवियत यूनियन सोशलिज्म पर बेस्ड थी। तो लेनिन ने जो अर्लियर सोशलिस्ट थे उन्हीं के आइडियाज़ को फॉलो करते हुए एक सोशलिस्ट प्लानिंग जो है वो लेकर के आए हैं यहाँ पर नेशनल लेवल पे। जब 1917 का बॉल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद ये हुआ था, तो लेनिन ये सोशलिस्ट प्लानिंग के साथ आए, सोशलिज्म को पूरा फॉलो करते हुए, और एक सोवियत इकोनॉमी बनाई गई जो कि मॉडर्न वर्ल्ड की पहली सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी थी। तो रशियन रेवोल्यूशन और जो भी रिज़ल्ट आया था उसका, वो सारा रिज़ल्ट ने जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टीज़ काम करी थी फ्रांस में, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, चाइना, मेक्सिको, ब्राज़ील, चिली एंड इंडोनेशिया, यहाँ पर इन सभी कम्युनिस्ट पार्टीज़ को, इन सब जगहों की कम्युनिस्ट पार्टीज़ को बहुत मोटिवेट किया था रशियन रेवोल्यूशन ने, और जो उसका रिजल्ट्स देखे गए थे कि कितना सक्सेसफुल रहा था वो चीज़। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोशल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ने सोशल रिफॉर्म, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसे चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी, टैक्सेशन और वेलफेयर
के थ्रू हम लोग एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वेल्थ का, सोशल रिफॉर्म का, ये सारे काम हम करेंगे। तो सोशलिज्म बेसिकली ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी फैलने लगा, फिर इंट्रोड्यूस होने लगा और बहुत इन्फ्लुएंशियल रहा था एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में। तो यहाँ पर हो क्या रहा था बेसिकली कि बहुत ही सिंपल फॉर्मूला पे ये सोशलिज्म बेस्ड था कि जितने लोग एबल हैं और अकॉर्डिंग टू ईच पर्सनस एबिलिटी ये लोग काम कर रहे थे, और अकॉर्डिंग टू ईच पर्सनस नीड। तो दो तरीके से चल रहे थे, एबिलिटी के हिसाब से लोग काम करें और नीड्स के हिसाब से लोगों को चीज़ें मिलें। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड गुड्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड, आप कह सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज रीडिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू ईच पर्सनस नीड्स। ठीक है, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं सोशलिज्म के, जैसे कि सोशलिस्ट आइडियाज़ जो है वो यूज़ के प्रोडक्शन पर बेस्ड है, ना कि प्रॉफिट के। क्या आप प्रॉफिट के ऊपर ध्यान मत दो, आप ये ध्यान दो आपको किस चीज़ की नीड है, वो चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ पर वेल्थ और मटेरियल रिसोर्सेज के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होने लगी थी कि हर एक चीज़ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सभी लोगों के बीच में। तो यहाँ पर फिर मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस का जो माहौल था वो तो ख़त्म ही हो गया था। तो कॉम्पिटिटिव बाइंग और सेलिंग ये सब चीज़ें अब मार्केट में रही नहीं थी। फिर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री एक्सेस लोगों को प्रोवाइड किया गया। एक पुराना सोशलिस्ट स्लोगन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, अब कुछ ऐसे बेसिक एजम्पशंस भी हैं सोशलिस्ट के, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहला है स्टेट की फॉर्म में अगर आप एजम्पशन लाते हो, तो यहाँ पर क्या है कि सोशलिस्ट में स्टेट पर काफ़ी डिसएग्रीमेंट चले थे। कुछ लोगों ने स्टेट लेड सोशलिज्म को फेवर किया था, कुछ लोगों ने स्टेटलेस सोसाइटी को फेवर किया था। तो जो लोग ऐसे थे जो कि स्टेट लेड सोशलिज्म, मतलब कि स्टेट ही चलाएगा वो सोशलिज्म को, वो लोग थे जैसे फेबियन सोशलिज्म, नेहरूवियन सोशलिज्म ने इस बारे में बात की थी। और कुछ लोग ऐसे थे जो कि ऑन द अदर हैंड स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते थे या कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट की बात करते थे। मतलब कि आप कम्युनिटी बेसिस पे डेवलप करो, जैसे ट्राइबल एरियाज़ में नहीं होता, सब आपस में मिल बांट के काम कर लेते हैं, उसी टाइप में, कोई स्टेट नहीं है। तो ये लोग थे मार्क्सियन सोशलिज्म, कम्युनिज्म, गांधीयन सोशलिज्म, जो कि सर्वोदय पे काम करते थे। तो ये इनका फॉर्मूला है, ये इनका फॉर्मूला है। अब मेथड्स क्या होने चाहिए सोशलिज्म लाने के, तो कुछ लोग ये मानते थे कि पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने चाहिए, कुछ लोग मानते थे हम रेवोल्यूशनरी मेथड यूज़ करके सोशलिज्म को पाएंगे। सोसाइटी कैसे होनी चाहिए, मार्केट मॉडल ऑफ सोसाइटी को इन्होंने रिजेक्ट किया था, और ये लोग कहते थे कि सोसाइटी जो है वो नेचुरल और कलेक्टिव होनी चाहिए, मतलब कि सब सब आपस में मिल बांट के काम करें, मिल बांट के रहें। अब बात करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम क्या था। तो अगर आप इस रिलेटेड देखोगे तो फ्रीडम का कंसेप्ट इनका बहुत ही सिंपल था। ये लोग लिबर्टी के जो आइडियाज़ थे, एलियनेशन और आइसोलेशन, इसको काफ़ी मानते थे, और साथ ही साथ ये कहते थे कि रियल लिबर्टी जो है वो ये होनी चाहिए आपके लिए कि फ्रीडम आपको मिले वांट से या हंगर से, आपकी जो ग्रीड है उन सब चीज़ों से आपको फ्रीडम मिले, वही असली फ्रीडम है, वही असली मतलब है लिबर्टी का। तो ये लोग बेसिकली लिबर्टी का जो कंसेप्ट था, एलियनेशन, आइसोलेशन, इन सब में मानते थे। फिर इक्वालिटी की अगर आप बात करते हो तो जो सोशलिस्ट थे वो लिबरल्स का जो व्यू था इक्वालिटी को, उसको बहुत ही फॉर्मल मानते थे और बहुत ही प्रोसीजरल मानते थे। वो कहते थे कि लीगल इक्वालिटी को आपको नहीं मानना चाहिए। इन फैक्ट इंस्टेड ऑफ दैट ये लोग सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी में बिलीव करते थे। और इंस्टेड ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि आपको कोई भी चीज़ करने की अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल मिलनी चाहिए, इसके बजाय ये लोग बिलीव करते थे इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स के, मतलब कि जो भी आउटकम निकले वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। तो लिबरल कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी जो है वो कहते थे कि बहुत ही प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी की बात करते हैं। सोशलिस्ट कंसेप्ट जो है वो एब्सोल्यूट इक्वालिटी से डील करता है। ह्यूमन नेचर के तौर पे ये लोग कहते थे कि ये एटमिस्टिक मैन के जो लिबरल व्यू था उसको बिल्कुल रिजेक्ट करते थे कि आपको इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव में जीना है, रादर देन ये कहते थे कि सोशल नेचर ऑफ मैन को आपको सपोर्ट करना चाहिए। इनके हिसाब से मैन जो है वो एक आइलैंड नहीं है, नो मैन इज़ एन आइलैंड। तो हर एक पर्सन जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट है, सबको आपको कलेक्टिवली ही रहना पड़ता है और डील करना पड़ता है चीज़ों से। तो सोशलिस्ट बेसिकली फ्रेटर्निटी और कलेक्टिविज्म पे ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, ज़्यादा जोर डालते हैं, और ये कॉमरेड टर्म जो है वो यूज़ करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, कि साथ में हम लोग कलेक्टिवली मिलके काम करेंगे, रादर देन आप इंडिविजुअलिस्टिक तौर पर
काम करो। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए काम नहीं करते थे, इक्वालिटी ऑफ आउटकम, जो भी आपको चीज़ मिल रही है वो इक्वल है या नहीं है, वो चीज़ से ये डील करते थे। एब्सोल्यूट इक्वालिटी से डील करते थे, प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी नहीं। ठीक है, कि मतलब कि कोई भी चीज़ हुई तो इस प्रोपोर्शन में आपने ज़्यादा मेहनत की, आपको इस प्रोपोर्शन में मिलनी है, आपने कम मेहनत की, इस प्रोपोर्शन में मिलनी है। प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी नहीं, इक्वल एब्सोल्यूट इक्वालिटी, बिल्कुल आप इक्वल होने चाहिए हर एक चीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों से यहाँ पर ये डील करते थे। अब यहाँ पर पहले हम कुछ थिंकर्स यूज़ करते हैं कि क्या क्या थिंकर्स थे, कौन से ऐसे थिंकर्स थे जो सोशलिज्म के बारे में क्या कहते थे। तो आप इन्हीं सब थिंकर्स के अलग अलग व्यूज़ से आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो हैट वाला जो कंसेप्ट था ना CM जोड का, वो उस कंसेप्ट की आपको क्लैरिटी हो जाएगी, वो जो क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो एंथनी गिडेंस है, उनका वर्क है बियॉन्ड लेफ्ट एंड राइट, उसमें एक उन्होंने बोला था कि सोशलिज्म हैड कम टू अपोज कैपिटलिज्म में। सोशलिज्म जो है वो कैपिटलिज्म को अपोज करने के लिए लाया गया था। इनफैक्ट इसने पोस्ट कैपिटलिस्ट सिस्टम को एडवोकेट किया था, जो कि सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है, जो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है वही यहाँ पर बताया हुआ है कि सोशलिज्म जो है वो कैपिटलिज्म को अपोज करता है, और पोस्ट कैपिटलिस्ट सिस्टम को इसने और ज़्यादा प्रमोट किया कि जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की सोशल ओनरशिप पे बेस्ड है। फिर यहाँ पर कुछ और ऐसे सोशलिस्ट थे फ्रांस के, जिन्होंने 1830s 1840s में ऑर्गेनाइज़ किया था ये पूरा सोशलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट्स वगैरह। उन्होंने ये सारे जो थिंकर्स थे वो इंक्लूडेड थे इसमें, इस पूरी मूवमेंट में। तो लुइस ब्लैंक ने, उनका वर्क था 1839 का, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर। इसमें उन्होंने ये प्रमोट किया था कि एक ऐसी स्कीम होती है स्टेट फाइनेंस्ड की, बट वर्कर कंट्रोल सोशल वर्कशॉप्स। ये क्या करती है कि सभी को इक्वल वर्क गारंटी करती है, और ग्रेजुअली ये सोशलिस्ट सोसाइटी बन जाती है। तो यहाँ पर क्या है, सोशल वर्कशॉप्स काइंड ऑफ एक क्रिएट हो गई। स्टेट फाइनेंस करेगा इसको, पर कंट्रोल वर्कर के द्वारा ही ये की जाएगी। तो इससे क्या होगा, एक गारंटी हो जाएगी, सिंस वर्कर कंट्रोल्ड है तो सभी को काम भी मिल जाएगा, और ग्रेजुअली एक सोशल सोसाइटी भी बन जाएगी, सोशलिस्ट सोसाइटी। फिर प्रोडॉन है, उन्होंने 1840 का उनका वर्क है व्हाट इज़ प्रॉपर्टी। उसमें उन्होंने कहा था प्रॉपर्टी जो है वो चोरी है, मतलब प्रॉपर्टी इज थेफ्ट। फिर लेनिन के हिसाब से कैपिटलिज्म में जितने भी वर्कर्स हैं वो क्लास कॉन्शियसनेस गेन ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने एक्सपेंसेस ही पूरे करने में उनका टाइम चला जाता है। वो इतने बिजी हो जाते हैं अपने डे टू डे एक्सपेंसेस देने में कि वो कुछ और चीज़ कर ही नहीं पाते, क्लास कॉन्शियसनेस में ध्यान ही नहीं दे पाते। इसी वजह से सोशल रेवोल्यूशन अगर आपको लाना है तो कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरीज उठाने पड़ेंगे, आपको लेके आने पड़ेंगे जो कि एजुकेटेड भी हों और पॉलिटिकली एक्टिव भी हों। वही लोग जो है सोशल रेवोल्यूशन को लीड कर सकते हैं। ठीक है, और क्लास कॉन्शियस रेवोल्यूशनरीज ये लोग होने चाहिए। फिर बर्ट्रैंड रसल थे, जिन्होंने क्लास स्ट्रगल एस्पेक्ट जो है मार्क्सिज्म का उसको बिल्कुल अपोज किया था। उन्होंने सोशलिज्म को सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशंस का एक एडजस्टमेंट के तौर पे देखा था, जो कि मशीन मेड प्रोडक्शन को अकोमोडेट करने में हेल्प करती है ताकि सभी लोगों का बेनिफिट हो जाए, मतलब कि इकोनॉमिक रिलेशन सबके बने रहें और मशीन मेड प्रोडक्शन जो है उसका काम चलता रहे। फिर GDH कोल थे, जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ के पब्लिक ओनरशिप की बात की थी, और वर्कफोर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गिल्ड्स में आप ऑर्गेनाइज कर दो वर्क फोर्सेस को, और ट्रेड यूनियन का डेमोक्रेटिक कंट्रोल की बात की थी। तो यहाँ पर ये बोला गया था कि एक एट सम पॉइंट गिल्ड सोशलिज्म जो है वो वेज सिस्टम को अबॉलिश करना चाहता है। फिर बस्की का 2000 में उसने कहा था कि सोशलिज्म जो है वो ऐसे डिफ़ाइन हो सकता है एक सोशल ओनरशिप की मूवमेंट के तौर पे, या फिर इकोनॉमी के कंट्रोल के तौर पे सोशलिज्म को आप डिफ़ाइन कर सकते हो। फिलिप ओहारा ने 2003 में बोला था कि सोशल ओनरशिप जो है वो स्टेट हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, कम्युनिटी, कलेक्टिव, कोऑपरेटिव, एम्प्लॉय, कैसी भी हो सकती है सोशल ओनरशिप। फिर जेम्स डॉचर्टी 2006 में उन्होंने कहा था हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ सोशलिज्म में कि सोशलिस्ट डिसएग्री करते हैं कि वेदर गवर्नमेंट पर्टिकुलरली एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ये चेंज ला भी सकती है सोशलिज्म का या नहीं ला सकती हैं, तो ये डिसएग्री करते हैं। फिर एनार्किज्म एंड लिबर्टेरियन सोशलिज्म एक स्टेट को ये अपोज करते हैं इस आइडिया को कि आप स्टेट को यूज़ कर सकते हो कि सोशलिज्म वो इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये आइडियोलॉजी डिसेंट्रलाइजेशन फेवर करती है, ये डेविड मैकनेली ने 1993 में कहा था। अब अगर हम सोशलिज्म को इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो इंडिया एक डेमोक्रेसी है जो कि काफ़ी बार नॉन सोशलिस्ट पार्टीज़ ने भी गवर्न की है,
और कॉन्स्टिट्यूशन में भी सोशलिज्म आता है। तो इसी वजह से सोशलिज्म का इंडिया में काफ़ी अच्छा खासा रेफरेंस दिया हुआ है और इम्पॉर्टेंस भी है। तो ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ये प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू ऐड किया हुआ था, जो आपको पता होना चाहिए, जिसमें सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी पर फोकस किया जाता है। तो इसका इंटेंशन बहुत ही सिंपल था कि जितने भी इकोनॉमिक और सोशल इनडिफरेंसेस है उसको अबॉलिश किया जाए, डिफरेंसेस है उसको अबॉलिश किया जाए, तो सभी लोग को इक्वल फुटिंग पे रखा जाएगा। तो अब यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी की कंटेक्स्ट में अगर आप बात करते हो तो इंडियन इकोनॉमी बेसिकली एक मिक्स है, जिसमें पूरी तरीके से ये सोशलिस्ट भी नहीं है हम और पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट भी नहीं है। तो एक मिक्सचर है सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट का यहाँ पर। तो सोशलिज्म को अगर हम इंडिया में देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि सबसे पहले तो हम फूड सिक्योरिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, हाउसिंग, ये सब सभी लोगों को प्रोवाइड होनी चाहिए, चाहे वो फूड हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग। फिर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एम्पावरमेंट होना चाहिए लोगों का, वर्कर्स, पेजेंट्स और मार्जिनलाइज सेक्शंस के कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहिए, कास्ट ऑपरेशन ख़त्म करना चाहिए, कास्ट सिस्टम अबॉलिश करना चाहिए, सभी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, सभी लैंग्वेजेस को इक्वालिटी मिलनी चाहिए और इक्वल डेवलपमेंट होना चाहिए इनका। फिर सोशलाइज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सेंट्रल प्लानिंग पर बेस्ड होना चाहिए आपका सोशलिस्ट इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है सोशलिज्म इंडिया में। तो जब भी यहाँ पर एक चीज़ आप हमेशा नोट करके रखना कि इंडिया में जब भी अगर आप कोई भी टॉपिक को रेफरेंस में डाल दोगे तो वो टॉपिक ऑटोमेटिकली आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जैसे कुछ थिंकर्स अगर आप डालते हो, फिर इंडिया का कंटेक्स्ट डालते हो, उसके बाद आप वर्ल्ड का कंटेक्स्ट तो चलता आ ही रहा है ऑब्वियसली, वो तो आप अलग अलग थिंकर्स बताते हो, अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग सिचुएशंस बताते हो, बट इंडिया का भी अगर आप पर्सपेक्टिव से जोड़ के आप लिख लेते हो तो उसमें एक एप्लीकेबल पार्ट भी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर कंक्लूड करते हुए हम इसको यही कहेंगे कि जो टर्म है सोशलिज्म वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया, उसको अलग अलग चीज़ों से अंडरस्टैंड भी किया गया अलग अलग पर्सपेक्टिव में, और इसके अलग ही स्कूल्स ऑफ थॉट भी रहे हैं। तो CEM जोड ने इसी वजह से उनका जो 1924 का वर्क था इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें उन्होंने सोशलिज्म को एक इस तरीके से ही देखा था कि ये जो है वो अलग अलग लोग सोशलिज्म को अलग अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है लोगों का। वो ये एक ऐसी हैट है जिसकी शेप लूज़ हो गई है क्योंकि हर एक बंदा ये हैट पहनता है। ठीक है, तो इसी वजह से उन्होंने इन्हीं सेम टर्म्स पे कहा था कि सोशलिज्म टेंड्स टू चेंज विद द नीड एंड यूज़ ऑफ देयर एक्सपोनेंट्स। जो भी सोशलिज्म को मानते हैं वो कैसे यूज़ करना चाहते हैं सोशलिज्म को, क्या वो समझते हैं कि सोशलिज्म की नीड है, क्या नीड है उनके एरिया में या उनके यहाँ पर। तो in short, socialism is like a hat that has lost its shape because everybody wears it। तो ये इसका कंक्लूजन है। तो सोशलिज्म हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब कुछ अलग अलग एस्पेक्ट ज़रूर है सोशलिज्म के जो कि हम पेड लेक्चर्स का पार्ट रहेंगे वो, जिसमें हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और पोस्ट मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड प्री मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सोशलिज्म, ये सारी चीज़ें, जैसे टाइप्स ऑफ सोशलिज्म है ये वाला टॉपिक। फिर सोशलिज्म कार्ल मार्क्स से पहले का क्या था, फिर कलेक्टिविज्म क्या है, देन यूटोपियन सोशलिज्म क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हम वो भी कवर कर रहे हैं जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और वो भी कवर कर रहे हैं जो सारे सिलेबस के एस्पेक्ट्स हैं सोशलिज्म के, जिसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है, देन सोशलिज्म मार्क्स के बाद क्या था, जो पोस्ट और प्री का था ना, वो वाला टाइम हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर फेबियन सोशलिज्म हम लोग पढ़ेंगे जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था, अनार्किज्म एंड एवरीथिंग। तो सारे एस्पेक्ट्स, ये सब चीज़ें हम लोग पेड लेक्चर्स का पार्ट रहेंगी, उसी में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड या कुछ भी आप जानना चाहते हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप वेबसाइट विजिट करके कॉल कर सकते हो या मेल भी ड्रॉप कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।